तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था? अपन ने देखा कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, दो ब्रांचेस है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अपन ने ये भी देखा कि माइक्रो का क्या मतलब होता है, मैक्रो का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्ट और मिलियंथ पार्ट। 10 एक चीज के 10 लाख पार्ट किए जाए या फिर उससे भी ज्यादा पार्ट किए जाए, जो स्मॉल पार्ट निकलेगा उसका मतलब होता है माइक्रो। और मैक्रो मतलब होता है एक लार्ज पार्ट, एक ह्यूज पार्ट, या फिर कहा जाए तो एक एग्रीगेट। जब हम किसी भी चीज को एग्रीगेट करके इकट्ठा करके पढ़े तो उसे मैक्रो कहा जाएगा। समझा? तो ये अपन ने देखा था। और जो ये दो टर्म थे किसने लेके आया था, किसने बताया था, किसने हमें इंट्रो करवाया था इस सम से, मीन्स इस दो टर्म से? वो थे रेगनार फ्रिज। जैसे कि हमने देखा था ये एक नॉर्वे के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम ये एक नॉर्वेजियन थे और इन्हें नोबल प्राइज भी मिल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा प्राइज है एक इंटरनेशनल लेवल पर, जो हर कोई तरसता है पाने के लिए। अगर आपको पता ना हो तो मैं ये भी बता देता हूँ कि अब की बार जो एक नोबेल प्राइज मिला वो एक इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट को मिला, जो कि इंडिया के ही थे। उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। तुम उनके बारे में सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उन्हें भी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है। नाम वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभिजीत बनर्जी। तो ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। हमने ये आगे ये भी पढ़ा कि ये पायनियर थे किस चीज के, इकोनॉमिक्स टूल्स को, टेक्निक्स को यूज करके कैसे मैथमेटिक टूल्स और टेक्निक्स को यूज करके कैसे इकोनॉमिक डेटा को दिखाना है, वो कॉन्सेप्ट, वो टेक्निक इन्होंने चालू की थी। तो ये पायनियर थे, मीन्स उसको स्टार्ट करने वाले पहले पर्सन थे। और ये एक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हमें बताया कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी कर रहे या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी कर रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कहेंगे। आगे अपन ने क्या देखा, जब हम एक पर्टिकुलर चीज को ना पढ़ के हम जब सबको कंसीडर करें, सबके बारे में पढ़े, तो उसे हम एग्रीगेट इकोनॉमी कहते हैं, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम हर एक चीज को पढ़े, इकोनॉमिक को इकट्ठा करके पढ़े, मीन्स एक इंडिविजुअल को ना कंसीडर करते हुए सबको कंसीडर करे, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी उन्होंने बताया। आगे अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? ये सबसे पहले डेवलप हुआ था, मीन्स सबसे पहले नहीं बोलना चाहिए, पर बहुत पहले से ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद में ही कॉन्सेप्ट बना। और अगर मैं कहूँ तो ये 16, 17 और 18 सेंचुरी के बाद की बात है जब माइक्रो इकोनॉमिक्स बनना चालू हुआ। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो बहुत पहले से फॉलो की जा रही है, बहुत पहले से समझी जा रही है, पढ़ी जा रही है, इसका एप्लीकेशन हो रहा है। आगे अपन ने क्या देखा था, अगर पता करना है कि कब की थियोरी है, कब का एनालाइज है, कब का कॉन्सेप्ट है, तो ये हम कैसे पता कर सकते? ये कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया था, मीन्स ये कॉन्सेप्ट को बनाया था एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जेस मिल टाइप के इकोनॉमिस्ट ने इसकी नींव रखी थी, इसका बेसिस तैयार किया था। आगे अपन ने क्या देखा कि बॉडी तो इन्होंने बना दी, पर उसमें जान डालने का काम किसी ने किया, तो वो थे अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने एक पूरी बुक ही लिख दी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैंने उस तक पे एक लाइन कही थी, अगर इनको हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहे तो गलत नहीं होगा। इनके साथ और भी कई इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट किया, उसके स्टडी में कंट्रीब्यूट किया कि हम कैसे एक पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी करना है, हमें कैसे समझना है एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में। वो कंट्रीब्यूट करने में, उस चीज को बिल्डअप करने में, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मीन्स उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए किसी में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो ये प्रोफेसर है, ये
जन हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा, 3 पीढ़ियां होती है, एक न्यू क्लासिकल, सेकेंड न्यू क्लासिकल एंड लास्ट वन इज मॉडर्न। तो जो क्लासिकल था, वो क्लासिकल एरा था, जो युग था वो एडम स्मिथ का था। और जो न्यू क्लासिकल एरा था, मिडल जो मिडल एरा था, जो बीच का एरा था, वो था न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स था। जो एरा जो डिपेंड करता है वो थिंकिंग पे डिपेंड करता है, चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जाती, जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, लोगों की थिंकिंग भी चेंज होते जाती है, और जो इकोनॉमिक्स है वो भी चेंज होता है। समझा? तो उसी के बेसिस पे इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक को डिवाइड किया 3 पीरियड में। समझा इतना? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अपन ने वो सब देखा कि किसने कंट्रीब्यूट किया, ये कब का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्टोरिकल रिव्यू के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने कहा, अगर एक एग्जांपल दूं, उसके जरिए तुम लोगों को और अच्छे से समझो। जैसे कि अपन को पता है अपना इवोल्यूशन हुआ, पहले अपन क्या थे, बंदर थे। बंदर से भी पहले हम क्या थे, कीड़े मकोड़े थे, जो पानी में से निकलकर जमीन पे रेंगने वाले कीड़े बने, और उससे इवोल्यूशन हुआ, उससे डेवलपमेंट हुआ। उसके आगे हमारा और डेवलपमेंट हुआ, हम बंदर बने, बंदर से इंसान बने। तो वैसे ही जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम और डेवलप हुए। जैसे हमारा देश बना, मीन्स जब सबने इंसानों ने अलग अलग देश बना लिए अपने, तो उन्होंने अपने देश को कैसे डेवलप किया जाए वो स्टडी करना चालू किया। देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश में क्या क्या होना चाहिए, हर किसी के पास कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सब की चीज़ें, ये सब पढ़ना चालू किया, ये सब समझना चालू किया। तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाने लगा। जब हम सबके बारे में सोच रहे, सबके बारे में पढ़ रहे, तो वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट आया। तो जब देश बन गया तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। देश बनने के बाद देश के बारे में सोचा जाना लग गया, मीन्स एट लार्ज, हम सबको देख रहे, हम सबके बारे में समझ रहे हैं, तो वो हो गया मैक्रो। और जब देश और बढ़ा, देश में भी डेवलपमेंट होने लग गया। जब डेवलपमेंट होते एक ऐसा टाइम आया कि अंदर ही डेवलपमेंट होने लगे, इंडस्ट्री बिल्डअप होने लग गई। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, न्यू टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए, और अपने कंपनी का नाम आगे लेके जाने के लिए जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लग गए, उतने वक्त पे वो थे माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर चीज़ पे चलता है। तो पहले क्या हुआ, पहले मैक्रो कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया। तो जो ये लोग ने यही लिखा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक वो जो कॉन्सेप्ट था, वो कई साल पहले से था। किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के इवोल्यूशन स्टार्ट होने से। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्ड हो रहा था, वो बन रहा था, वो डेवलप हो रहा था, उसके पहले से ही मैक्रो इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस में था, मीन्स उसके पहले से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स मौजूद था। इन द 16th-17th century, followers of mercantilists advocate policies to the government which were based on macro approach। क्या बोलता है? 16-17 मीन 16-17 सेंचुरी में जो फॉलोवर्स थे मर्केंटलिस्ट के, मर्केंटलिस्ट मीन्स ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स। जैसे कि अपन को पता है वास्को द गामा, ए पोर्चुगीज सेलर, जो कि इंडिया में आए थे गोवा के रास्ते से। उन्होंने यहाँ पर आके क्या किया, सेल करना चालू किया। वो एक मर्केंट थे, मीन्स एक सेलर थे।
वो क्या करते थे, जो भी गुड्स होता था, जो भी आर्टिकल्स होते थे, वो यहाँ पर आके सेल करते थे। और उत्तर पे यही हुआ कि कैसे कैसे इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, कैसे ट्रेड बढ़ाया जाए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे फॉरेन ट्रेड बढ़ाया जाए, कैसे लेन देन हो, एक्सचेंज हो। तो उतने वक्त पर गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज होती थी। हमारा इंडिया इतना डेवलप नहीं था, पर उतने वक्त पे कई देश आगे बढ़ चुके थे 16-17 सेंचुरी में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया 18 सेंचुरी में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उतने वक्त पे कई ऐसी पॉलिसीज थी जो ये मर्केंटलिस्ट फॉलो करते थे, जो गवर्नमेंट लेके आती थी। वो जो पॉलिसीज होती थी वो मैक्रो कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होती थी। तो अगर हम देखना चाहें तो 16th सेंचुरी में भी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट मौजूद था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो हम और आगे जब उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। आगे क्या लिखा है, इन द 18th सेंचुरी फिजियोक्रेट्स मीन्स फ्रेंच थिंकर्स, मीन्स जो थिंकर्स होते, इंटेलेक्चुअल्स होते, जिनका थिंकिंग एट पार होता है, जिनकी नॉलेज एट पार होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा होती है, उन्होंने समझना चालू किया, उन्होंने जानना चालू किया कि नेशनल इनकम होता क्या है, इसके हेल्प से, इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पता चला, मीन्स हमें क्या पता चल सकता है, ये उन्होंने जानना चालू किया। उतने वक्त पे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, जैसे कि एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो और जो प्रोफेसर जेस मिल थे, उन्होंने ये पता लगाना चालू किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट किया जाए तो कैसे कैलकुलेट किया जाए। कैलकुलेट करना मीन्स डिटरमाइन करना, पता करना कि नेशनल इनकम को कैसे ढूंढना है, मीन्स कैसे पता करना है, और उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो बहुत पहले से चलता आ रहा है। बट देर आगे क्या लिखा है, बट मैक्रो एनालिसिस वाज कंबाइंड विद माइक्रो एनालिसिस। पर वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हो ये रहा था कि जो लोग यूज कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट लोग यूज कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट माइक्रो और मैक्रो का, दोनों का कंबाइन था, आधा माइक्रो आधा मैक्रो। बट जब माइक्रो एनालिसिस रूल्ड हुआ, मीन्स जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, जब अपना ग्रेट डिप्रेशन फेस कर रहा था, वो यह था 1927 और 1930 के बीच में, 1927 से लेकर 1932 के बीच में, मीन्स 1930s के बीच में डिप्रेशन आया। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उतने वक्त पे बहुत सारे जने थिंकिंग दिया, बहुत सारे जन ने बहुत कुछ बोला कि जो डिप्रेशन है वो कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, जो डिप्रेशन चल रहा है उसे कैसे सॉल्व किया जाए, उससे कैसे उभरा जाए, उससे कैसे हमें आगे बढ़ना है। अब डिप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे तो ग्रेट डिप्रेशन लिखा, तो हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि डिप्रेशन का मतलब क्या है। तो डिप्रेशन का मतलब ये है कि जब देश रिसेशन फेस करता है। अब रिसेशन क्या होता है, रिसेशन मीन्स ये जब इंसान की सैलरी या इंसान की इनकम दिन पे दिन कम होते जाए, जब एम्प्लॉयमेंट कम होते जाए और इन्फ्लेशन बढ़ते जाए, वो स्टैगफ्लेशन होता है। पर डिप्रेशन को समझना है तो ये समझ लो, वहां पर डिप्रेशन के टाइम पे प्रोडक्शन हो जाता है नील, मीन्स प्रोडक्शन बिल्कुल होता ही नहीं है, और होता भी है तो सफिशिएंट नहीं होता कि वो बेसिक नेसेसिटी फील कर सके। जैसे कि अगर मैं इस पेंडेमिक की बात करूं, जो ये वक्त चल रहा है, करंट सिचुएशन की बात करूं, तो देश एक ग्रेट रिसेशन फेस करने वाला है, जहां पर जो अपनी इकोनॉमी है वो एकदम धड़ाम से गिरने वाली है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरे प्रिसेप्शन है, क्योंकि जो भी बिजनेसेस है वो हो चुके ठप, जितने भी लोग थे वो गांव जा चुके। तो जो एम्प्लॉयमेंट था, जो इनकम होने वाली थी, जो प्रोडक्शन होने वाला था, वो क्या हुआ, यहाँ पर रुक गया। जो बिल्डिंग बिल्डअप होने वाली थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए थे, वो रुक चुके, मीन्स प्रोडक्शन रुक चुका है।
मिल्स में क्लोथ सिलने के लिए, गारमेंट का काम करने के लिए, कपड़ा सिलने के लिए वर्कर्स नहीं है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन रुक गया। तो प्रोडक्शन रुक जाएगा तो इनकम ही नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो इतना समझ लो आ जाएगा रिसेशन। मीन्स इंसान के पास खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं इन द सेंस, मीन्स वो मोहताज हो जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए, एक तंगी आ जाएगी, आर्थिक तंगी, जैसे कि अभी हो रहा है। इंसान को कंज्यूम करना चाहिए दो दो रोटी, तो कंज्यूम करा है 1.5 या फिर 1 रोटी। कईयों के साथ ऐसा हो रहा है, हम न्यूज में देखते आ रहे कि मजदूर कैसे भाग गए। तो जो ये पीरियड चल रहा है आज का, हम उसे रिसेशन की ओर बढ़ता हुआ एक कदम बोल सकते कि रिसेशन भारत फेस करने वाला है। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ली तो कोई डाउट नहीं है कि कोई स्टेप्स लिया तो कोई डाउट नहीं कि अपन उभरेंगे भी, हम आगे भी बढ़ेंगे। पर अभी देखते हुए तो यही लग रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिप्रेशन है एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं होता, इनकम जनरेट नहीं होती, जो चीज़ों के प्राइस है वो दिन पे दिन कम होते जाते, जो लोगों की डिमांड है वो दिन पे दिन कम होते जाती है। डिमांड ही नहीं होती। डिमांड क्यों नहीं होती? क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं होता, पैसा ही नहीं होता उस चीज़ को खरीदने के लिए, इसलिए डिमांड नहीं होती। तो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर डिमांड एकदम ही गिर जाती है। समझा? तो ये एक ऐसा पीरियड आया था 1930 में। तुम लोग अभी इतना आगे बढ़े नहीं हो कि डिप्रेशन का मतलब जान सको, अपन और अच्छे से पढ़ेंगे आगे जब भी ये एक कॉन्सेप्ट आएगा। आगे क्या लिखा है? आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन लॉर्ड जे मीन्स जॉन मायनार्ड किन्स, मीन्स इनको अगर शॉर्ट फॉर्म इनका नाम लिया जाए, लॉर्ड जे एम किन्स published his famous book General Theory of Employment, Interest and Money। तुम लोग इतना याद रखो कि जो लॉर्ड किन्स थे, जैसे कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया कि जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं कहूँ तो किन्हें कह सकता हूँ? किन्हें कह सकता हूँ? मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। वैसे ही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी को कहूँगा तो वो है लॉर्ड जॉन केनिस, जिन्होंने लोगों की थिंकिंग बदली। जो 1930 का जो पीरियड था उससे पहले लोग कुछ अलग सोचते थे, बट जब एकदम ग्रेट डिप्रेशन आ गया, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उतने वक्त पे इन्होंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके आया, इन्होंने अलग थियोरी लेके आई और इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। मीन्स EIM, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, I फॉर इंटरेस्ट एंड M फॉर मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब लिखी? 1936 में लिखी। Is used macroeconomics approach. Keynes used macroeconomics approach to analyze इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट है नहीं, रोजगार नहीं है, टीवी पे हम सुनते आते, मीन्स काम धंधा रह नहीं गया, कईयों के मुंह से भी सुना होगा। तो ये चीज क्या है? डिप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, ये सब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कभी कांदे के भाव बढ़ जाते, कभी टमाटर के भाव आसमान चूमते, तो ये सब क्या है? ये है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है। तो केन्स ने बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोच को यूज किया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। समझा? द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच गोज टू लॉर्ड कीन्स, इज लॉर्ड जेम कीन्स, जिन्होंने पूरा बिल्डअप किया, इसमें जान डाली। तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, वापस रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसने बिल्डअप किया, किसने हमें समझाया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? वो थे अल्फ्रेड मार्शल। वैसे ही जो क्रेडिट जाना चाहिए, जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जिनका किसी का भी नाम होना चाहिए, कि जिन्होंने हमें समझाया कि मैक्रो इकोनॉमिक होता क्या है, वो थे लॉर्ड कीन्स।
कीन्स के अलावा भी बिसाइड कीन्स, मेल्थस, विक्सेल, वलरास, इरविंग फिशर और अदर इकोनॉमिक्स who have contributed to the development of macroeconomics. इन्होंने भी contribute किया है, पर जब जीत होती है तो खिलाड़ी को कम, कप्तान को ज़्यादा याद रखा जाता है। कैप्टन को जब जीत मिलती है तो वो कैप्टन के नाम जाती है, हार मिलती है वो भी कैप्टन के नाम जाती है। तो जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, जिनको जिनको क्रेडिट मिला है डेवलपमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक्स से, वो है लॉर्ड कीन्स। तो इतना समझा, देख लेते हो वापस अपने क्या पढ़ा है, तो ये वीडियो में स्टॉप कर दूंगा। अपन अगले दिन स्टडी करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या इन डिटेल। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया, अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर, अपन ने ये पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, टू ब्रांचेस है किस चीज की, इकोनॉमिक्स की। इसके बाद हमने क्या देखा कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, मैक्रो मीन्स लार्ज पार्ट और एग्रीगेट। और ये माइक्रो किस ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था, बना था या फिर निकला था, वो वर्ड था माइक्रोस। और जो मैक्रो निकला वो निकला ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, जिस ग्रीक वर्ड से निकला वो वर्ड था मैक्रोस। आगे अपन ने स्टडी किया कि रेगनार फ्रिच कौन है, वो नॉर्वे के रहने वाले थे। तो ये मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये एक बेसिक चीज़ है, तुम रीड करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी। उसके बाद अपन ने स्टडी किया हिस्टोरिकल रिव्यू, हिस्ट्री किसकी हिस्ट्री पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। 3 एरा थे, पहला एरा था क्लासिकल, सेकेंड नियो क्लासिकल एंड थर्ड मॉडर्न। ये तीनों एरा थिंकिंग पे डिपेंड करते थे, लोगों की परसेप्शन पे डिपेंड करते थे कि वो इकोनॉमिक्स को कैसे देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे देख रहे हैं, कैसे वो थियोरी एक्सप्लेन कर पा रहे। तो पहला जो एरा था वो एडम स्मिथ का था, डेविड रिकार्डो का था और जेम्स मिल का था। ये तीनों उतने वक्त के बहुत महान इकोनॉमिक्स में, ग्रेट इकोनॉमिस्ट में इनकी काउंटिंग होती है। तो जो ये अप्रोच चलती आ रही है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत पहले से फॉलो की जा रही है, वैसी अप्रोच है। जैसे कि अपने क्या कहा कि बॉडी तो एडम स्मिथ लोग ने बना दी, मीन्स उन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया, पर उसमें जान डालने का काम जो किया, जो समझाने का काम जो किया, वो अल्फ्रेड मार्शल ने किया। उन्होंने हमें बताया कि ये असल में होता क्या है। और उनके अलावा भी कई ऐसे प्रोफेसर्स थे जिन्होंने हमें बताया, जिन्होंने थोड़े थोड़े प्रिंसिपल्स बताए, जिन्होंने हमें इंट्रो करवाया अलग माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज से। उनका नाम यहाँ पर बताया गया जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी में। आगे अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने क्या देखा कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ज़्यादा उससे रिलेट करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। देश बना तो देश ने पहले खुद का देखा, देश ने पहले खुद का देखा कि खुद का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। जब लोगों का डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ पे इंडस्ट्री बिल्ड होने लग गई। तो जब लोगों का डेवलपमेंट हो रहा था, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही थी, तो वो था मैक्रो कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, इतना समझ गए। फिर जब लोग डेवलप हुए तो इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई, कंपनियां डेवलप होने लग गई। जब कंपनियों को और डेवलप होने लगा, जब कंपटीशन आया, तो उन लोग को एक नीड अराइज हुआ। नीड ये अराइज हुआ कि उन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी एक नॉलेज होनी चाहिए, एक परख होनी चाहिए। तुम इसको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंडा अब तक क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बनाया, रेगना फ्रिच कौन थे जिन्होंने हमें 2 टर्म्स से अवगत कराया, मीन्स हमें इंट्रोडक्शन करवाया। 2 वर्ड थे माइक्रो और मैक्रो। और हमने और भी कई चीज़ पढ़ी। और हमें जो नेक्स्ट
लेक्चर में स्टार्ट करना है वो टॉपिक है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने काफ़ी टाइम खा चुका हूँ, मैं खाली इतना बोलूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद वापस वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली एक बार नोट्स को देख लेना कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। डाउट आया तो पूछो। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। लॉकडाउन से अनलॉक में आ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया है, तो खुद का ख्याल रखो। बाय।